ठीक है, पार्ट 6B में ये टॉपिक बतलाने जा रहे हैं। टॉपिक तो छोटा है लेकिन कंपैक्शन में इसमें से क्या पूछता है ये चीज डिफिनीशन के बाद बतलाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। बॉइल मतलब क्या होता है बोलो तो? पानी बॉइल हो रहा है यानी उबाल रहा है, क्या कहते हैं ना, उबालना। तो लोग देखना, जैसे मान लो ये गैस है, गैस चूल्हा है, ये इस पर एक बर्तन रख पानी दे दो। गैस को जब जलाएंगे तो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगेगा ना। तो जैसे गैस पर ये पानी चढ़ाए बर्तन में, और जिस समय हम गैस जलाते हैं तो मान करके चलो 5-10 सेकंड में ही पानी नहीं खौलने लगता है। देखो साइंस क्या है जो व्यवहार में आ रहा है, जो बतलाने जा रहे हैं, ये सब हम लोग जो दैनिक जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ में साइंस छिपा हुआ है। तो चलो मूल बात पर आओ। तो मान लो पानी चढ़ा दिए, इसमें हीट एनर्जी यानी हम आग पर चढ़ाए हैं, गैस जलाए हैं, इसको क्या मिल रहा है, कौन सी ऊर्जा मिल रहा है? उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी मिल रहा है पानी को। तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा। एक काम और करना है, मान लो ये एक स्टैंड है, लकड़ी का स्टैंड हो या लोहे का, इस टाइप का स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड में एक थर्मामीटर लगा, थर्मामीटर का टेम्परेचर यहाँ है 100 डिग्री C यानी 100 डिग्री सेल्सियस, इससे पहले 99 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह मान करके चलो यहाँ मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो जिस समय पानी ठंडा था, गर्म किए जाने से पहले मान करके चलो तापमान 90 डिग्री था, 90 डिग्री सेल्सियस मान करके हम लोग चले। जब पानी को गर्म करने लगेंगे, हीट एनर्जी इसको देने लगेंगे, तो देखना ये 90 डिग्री से 91 डिग्री सेल्सियस होगा, 92 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम लोग बुखार देखते हैं ना जी, तो थर्मामीटर मान लो ये है, इसको इसे लगाते हैं तो तुरंत 102 नहीं ना जाता है, लगाए 102 आ गया, ऐसी बात तो नहीं है। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उसका पारा मरकरी रहता है इसके घुंडी में, गर्म होता है, उष्मा ऊर्जा पाता है। तो नली जो होती है उसमें उष्मा ऊर्जा पाने के चलते ये फैलने लगता है। जितना अधिक उष्मा ऊर्जा पाता है उतना अधिक आगे बढ़ता है, जाता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब जाता है 100 डिग्री, मान लो जाकर के 102 डिग्री पर रुक गया। इसका मतलब ये हुआ 102 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा होता है। पानी को जब हम उष्मा ऊर्जा देते जाएंगे तो, और ये थर्मामीटर लगा दो, तो मान लो 90 डिग्री सेल्सियस पर अभी पारा है मरकरी, एक लकीर के भीतर में पतला पाइप होता, ये नली होती है। थर्मामीटर के बारे में पढ़ाए नहीं है लेकिन बनावट तो लोग प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हो, ऐसे होता है। यहाँ मान लो 94 डिग्री F से फ़ारेनहाइट हुआ। यहाँ पर देखना एक नली पतली सी, ठीक से देखना, ये ब्लैक वाला मरकरी रहता है, पारा, जो केमिस्ट्री में धातु अधातु में बतलाएंगे। तो ये हीट एनर्जी पा करके ये फैलने लगता है। जितना अधिक हीट एनर्जी पाएगा उतना आगे की ओर ये नली में जाएगा, पतली नली, एकदम बहुत पतली। तो ये इस बात का, इसका पारा का आगे की ओर बढ़ना, मरकरी का इसमें फैलना, इस बात का सबूत होता है कि इसको उष्मा ऊर्जा मिल रहा है। और शरीर में जितना उष्मा ऊर्जा है इसको कितना फैला सकता है। मान लो 101 पर रुक गया तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होना चाहिए? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना, ये सब पिछले पार्ट में बतला दिए हैं, तो खैर इधर आओ। तो पानी गर्म होता जाएगा, जब देखना 100 डिग्री सेल्सियस पर ये तापमान पहुंच गया, यानी 90 डिग्री से 91 होगा, तब 92 होगा, होते होते जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस शो करने लगेगा तो ये पानी खौलने लगेगा।
या पानी खौलने लगेगा तब ये तापमान बढ़ करके 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाएगा। इसका अर्थ हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, उबलता है। क्या बोलो? जब ये चूल्हा पर देखना भोजन बनाने के वक्त पानी देते हो बर्तन में, इसको ढक दिया जाता है, इसके बाद आंच लगाई जाती है, यानी हीट एनर्जी दिया जाता है, गोईठा का हो, सनकी का हो, जिसका हो। तो पानी जब ये खौलने लगे समझ जाओ 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है, और उसमें उंगली दोगे, उंगली मतलब जल ही जाएगी एक तरह से समझो। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। अब तू क्या करो, पानी के बदला तू इसमें कुछ दूसरा द्रव ले लो। मान लो घी खाते हैं ना हम लोग, भैंसी का, गाय का, तो घी भी अलग अलग जानवर का होता है। तो घी को गर्म करोगे तो पाओगे 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं खौलता है। वैसे घी कितना डिग्री सेल्सियस पर खौलता है हमको नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर या तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले खौल जाता होगा या 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर खौलता होगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं खौलता है। तो बहुत सारे ऐसे द्रव हैं जो अलग अलग तापक्रम पर खौलने लगते हैं। खौलने लगते हैं कि मतलब पानी खदबदाने नहीं लगता है, तो हम लोग कहते हैं पानी खौलने लगा, उबलने लगा। तो ऐसे ही तापक्रम को, ऐसे ही टेम्परेचर को क्वथनांक कहा जाता है। जिस तापक्रम पर कोई द्रव खौलने लगता है उस तापक्रम को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर टेम्परेचर के उस पॉइंट पर बॉयल करने लगा कोई द्रव, तो परिभाषा समझ गया। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या अर्थ हुआ? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है। इसके बाद तू मान लो फिर लोहा तो ठोस है, क्या ये खौलेगा? खौलेगा। लोहा देखो 1535 डिग्री सेल्सियस पर लोहा द्रव का रूप धारण कर लेता है। लोहा को किसी ऐसे बर्तन में तू गलाओ जो बर्तन 1535 डिग्री से ऊपर के तापक्रम पर, मतलब ठोस से द्रव बनेगा। बर्फ ठोस है न जी, द्रव के रूप में कब बनने लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस जब पानी का तापमान हो जाता है तो वह पानी तो द्रव है, तो वह ठोस में बदलने लगता है। तो ये सब टॉपिक सूर्य किए हैं, तो मान लो द्रवनांक, क्वथनांक, हिमांक, औषांक सब कुछ बतला देंगे। अब लोहा का उदाहरण लोगे। लोहा को अगर मान लो टंगस्टन, ये एक धातु है, जैसे सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है। तत्व दो तरह के होते हैं, ये सॉफ्ट केमिस्ट्री में ही आगे है। एक धातु, एक अधातु। जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब धातु है। फिलहाल इतना समझ लो धातु के बारे में। जो धातु होगा ना, उससे बिजली का करंट प्रवाहित होगा। अब ये बिजली का मान लो एक तार है, खुला तार, इसको हाथ से छुएंगे तो करंट मारेगा। ये लोहा का मान लो छड़ है, इससे पकड़ करके छुओगे तो पर भी झटका मारेगा, करंट मारेगा। इसका अर्थ ये इसमें बिजली प्रवाहित हो रही है। और ये लोहा का छड़ है, इसको इसमें टच कराए तो विद्युत धारा इसमें भी प्रवाहित होने लगेगी, और ये विद्युत धारा हमारे उंगली में से होते हुए शरीर में आएगी, इसीलिए झटका मारेगा, मतलब करंट मारना कहते हैं इसको। तो धातु के बारे में समझ लो, जितना भी धातु है सबसे करंट फ्लो होता है, करंट प्रवाहित होता है। अब एल्युमिनियम का तार तो व्यवहार ही होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। एल्युमिनियम का तार है सड़क पर, जितना उससे हम लोग मकान में लाइन खींचते हैं। तांबा का तार ये लगा ही हुआ है, इससे बिजली प्रवाहित होती है। एल्युमिनियम भी धातु हुआ, तांबा भी धातु हुआ। फिलहाल संक्षेप में धातु क्या है समझ लो। इसके बाद आ जाओ, सोना का छड़ ले लो या सोने की अंगूठी पहन लो, और इससे मान लो ये बिजली का तार है एल्युमिनियम का, करंट प्रवाहित हो रहा है। उंगली नहीं सटाओ, अंगूठी सटाओ तो पर भी तुमको करंट मारेगा, यानी सोना भी धातु है। तो टंगस्टन एक धातु है, ये बहुत उच्च टेम्परेचर पर पिघलता है। तो टंगस्टन का एक बर्तन ले लो, ठीक है। ये बर्तन को मान लो रख लिए स्टैंड पर,
ये टंगस्टन का बर्तन है, इसमें लोहा का कुछ टुकड़ा दे। इसके बाद मान करके चलो न स्टोव से ही गर्म करो, या गैस का लॉ बहुत ज्यादा होता है, गैस से ही इसको गर्म करो, गैस चूल्हा से। तो गर्म करते जाओगे तो इसमें मान लो लोहा के बुरादे या टुकड़े रखे हुए हैं, ये गर्म होता चला जाएगा। जब इसका टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तो ये लोहा पिघलने लगेगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करने लगेगा यानी पिघलने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने लगेगा तो पिघल करके द्रव का रूप धारण कर लेगा। फिर इसको गर्म करते जाओ, एक समय आएगा जब इसका टेम्परेचर 2750 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये पिघला हुआ लोहा जो द्रव का रूप धारण कर चुका है गैस बन करके उड़ने लगेगा, खौलने लगेगा। 2750 डिग्री पर खौलने लगेगा। पानी खौलता है तो गैस के रूप में बदलता है, जलवाष्प के रूप में, यानी ये लोहा का गैस मतलब ये लोहा द्रव का रूप धारण करेगा 1535 डिग्री सेल्सियस पर। और गर्म करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब 2750 डिग्री सेल्सियस जाएगा तापमान, ये तो खौलता हुआ लोहा का द्रव लोहे के वाष्प में बदलने लगेगा। लोहे का वाष्प मतलब जल को हम लोग गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलता है, इसको जलवाष्प कहते हैं, जल का वाष्प है ना। तो लोहा जब द्रव का रूप धारण करेगा फिर 2750 डिग्री सेल्सियस जाएगा तापमान, तो ये खौलने लगेगा। तो लोहा किस तापमान पर खौलता है? तो 2750 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए लोहे का क्वथनांक होगा 2750 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टंगस्टन का इससे भी ज्यादा है। तो क्वथनांक समझ गया। दूसरी बात मेल्टिंग पॉइंट, तो चलो पहले इसकी परिभाषा लिख दे। ये देखो ये धातु है, धातु का क्वथनांक यानी लोहा को गर्म किया जाए तो ये द्रव का रूप धारण करेगा और 2750 डिग्री सेल्सियस पर लोहा का द्रव वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। कॉपर को गर्म करते जाओगे तो एक निश्चित तापक्रम पर वह पिघलेगा और जब पिघल जाएगा तो इसका पिघला हुआ रूप 2567 डिग्री टेम्परेचर होगा, इतना डिग्री सेल्सियस। तो ये कॉपर वाष्प के रूप में, कॉपर का लिक्विड द्रव वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। सेम कहानी चांदी का, 2212 डिग्री सेल्सियस पर चांदी गैस का रूप धारण कर लेता है। कॉपर 2567 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो ये गैस का रूप धारण कर लेता है। तो गैस का रूप धारण करने से पहले कोई भी ठोस द्रव में बदलेगा, ये याद रखो। तो इसको चलो उतार लो। जो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब गलना, पिघलना। द्रव्यमाप को ऐसे भी याद रख सकते हो, संधि विच्छेद करके। देखो द्रव्यमाप, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? द्रवन जोर अंग। द्रवन मतलब द्रव का रूप धारण करना। द्रव में न लगा हुआ है, इसको ऐसे ध्यान में रखना। द्रवन यानी द्रव का रूप धारण करना, चाहे ठोस हो या गैस हो। ये मालूम है ना, गैस भी द्रव का रूप धारण करता है। सिलेंडर में जो खाना हम लोग बनाते हैं एलपीजी वाला, उसमें बहुत हाई प्रेशर पर गैस रहता है और वह सिलेंडर में द्रव की स्थिति में रहता है। हिलाओगे ना तो जैसे बर्तन में पानी रख करके हिलाते हो तो ढकर ढकर करता है, तो गैस भी करेगा। दूसरी बात, जैसे हंडी में पानी गर्म करो या किसी भी बर्तन में पानी गर्म करेंगे तो ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तब ये खौलने लगेगा ना। और मान लो इससे वाष्प निकलता है। जिस समय हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो देखना बर्तन से पानी खौलने लगता है तो ये वाष्प जब ढक्कन को कुदका करके साइड से निकलता है या ढक्कन हटा दो या कुकर ही जब सीटी देता है, वाष्प जब तेजी से निकलता है तो कुछ ही ऊंचाई तक वाष्प हमें दिखाई देती है। ऐसी बात होती है। जलवाष्प, इसका मतलब ये चला कहाँ गया? ये वाष्प नहीं, ये द्रव का रूप धारण कर लिया।
और पानी के जल के सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल में घुलकर पर टिक गया। तो कहने का अर्थ ये, गैस भी जैसे जल का वाष्प गैस का रूप है, गैस भी द्रव के रूप में बदलता है और ठोस भी द्रव के रूप में बदलता है। अब ठोस कैसे द्रव के रूप में बदलता है? तो ठोस को गर्म करोगे, देखो जिस तापक्रम टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, उस तापक्रम को उस ठोस का द्रवनांक कहते हैं। यानी ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम किसी ठोस को गर्म करें और वह ठोस से द्रव के रूप में बदलने लगे, तो ऐसे टेम्परेचर को उस ठोस का द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्ट मतलब गलना, यानी ठोस से गल करके द्रव का रूप धारण करने लगा। समझ रहे हैं ना? तो अब लोहा को अगर हम गर्म करेंगे तो 1535 डिग्री सेल्सियस पर वह द्रव का रूप धारण करने लगेगा। इससे 1 डिग्री सेल्सियस भी कम रहेगा तो नहीं धारण करेगा। इस पर ये द्रव के रूप में बदलने लगे और पूरी जब द्रव के रूप में बदल जाएगा तब 1535 डिग्री से 1536 होगा। गर्म करते जाओ फिर 1537 होगा और होते होते जब 2750 डिग्री सेल्सियस तापक्रम चला जाएगा तो ये पिघला हुआ लोहा खोलने लगेगा और वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। इसी तरह कॉपर को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो किस तापक्रम पर कॉपर द्रव का रूप धारण करने लगेगा, उसी तापक्रम को कॉपर का द्रव्यमान कहेंगे। तो आंसर है 1083 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए। 1083 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर मतलब मालूम है ना, तांबा का तार नहीं होता है, तांबे का बर्तन भी होता है। तो तांबे का बर्तन ही चढ़ा दो गैस पर, लगातार गर्म करते जाओ, खूब ज्यादा ज्वाला दे दो। जब ये 1083 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो तांबा का बर्तन ही पिघलने लगेगा, यानी द्रव का रूप धारण करने लगेगा। जिस तापमान पर कोई ठोस या गैस भी कोई ठोस या गैस द्रव में बदलने लगता है, उस तापक्रम को उस ठोस का द्रव्यनांक कहते हैं। तो अब ये बतलाओ, पहले देख लो, सिल्वर का द्रव्यनांक है 962 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सिल्वर मतलब चांदी का बर्तन तो लोग बनाती है ना, बर्तन कहते हैं आभूषण। तो जाना आभूषण बनाने वाले के पास, सोनार के पास, इसको देखना जो ये चांदी का छड़ है, इसको कोई आभूषण का रूप देना है, अंगूठी बनाना है, नाक का कोई आभूषण, कान का कोई आभूषण या पैर का, तो जिस रूप में ढालना रहेगा तो इसको पिघला करके और इसके बाद जब द्रव का रूप धारण हो गया कर लिया, तब मान लो उसका रिंग बनाना है, तो रिंग की आकृति का खांचा बना होता है, उसमें डाल दो। ऐसे मान लो बना होता है अंगूठी हुआ ना, इस खांचे में डाल दो पिघला हुआ चांदी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मान लो लकड़ी का है, इसको उठा लो और ये अंगूठी बच जाएगा। इस तरह से चांदी को पिघला करके, सोने को पिघला करके आभूषण बनाया जाता है। तो सोना कितने डिग्री सेल्सियस पर द्रव का रूप धारण करता है, अर्थात मेल्ट करता है, अर्थात पिघलता है? तो सोना 1064 डिग्री सेल्सियस पर। और पिघला हुआ सोना को धीरे धीरे और गर्म किया जाए तो 2700 डिग्री सेल्सियस पर पिघला हुआ सोना का द्रव वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। एक और द्रव्यनांक लिख दिया है, एक और क्वेश्चन। तो लोग निश्चित तौर पर सिल्वर का यानी चांदी, सोना, लोहा, कॉपर, ये 4 तो याद रखना ही। और भी है नीचे में, ये सब देखो ठोस है, हम पोस्ट में लिख दिए हैं। लोहा ठोस, कॉपर, सिल्वर, सोना, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ तक ठोस है। सल्फर 114 डिग्री सेल्सियस पर। पानी कितना पर ये पानी कहते हैं। फास्फोरस ठोस है। फास्फोरस का उपयोग किसान लोग कृषि में करता है, इसीलिए तू लोग फास्फोरस देखी होगी। तो इसको गर्म करेंगे फास्फोरस को, तो मात्र देखो 44 डिग्री सेल्सियस है।
यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ये खौलता है, लेकिन फास्फोरस ठोस है, ये द्रव का रूप धारण कर लेगा। थोड़ा ही गर्म करेंगे, पानी को बहुत गर्म करते हैं तब खौलता है ना। अब फास्फोरस ठोस को थोड़ा ही गर्म करोगे 44 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ये पिघलने लगेगा। और गर्म करते जाओ 281 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प का रूप धारण कर लेगा। इसके बाद सल्फर का 114 डिग्री, ये दोनों ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन देखो ब्रोमीन, इस पर ध्यान दो तो -7 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव का रूप धारण कर लेता है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसको ढंग से समझ। ब्रोमीन -7 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से आगे 1 डिग्री सेल्सियस, तब 2 डिग्री सेल्सियस, इस तरह होते होते 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना। 0 से ठीक पहले -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह होते होते मान लो -7 डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ का रूप धारण कर लेता है, ठोस का रूप। बर्फ क्या है, ठोस है ना। और जाड़े के टाइम में 10 डिग्री 11 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाता है तो सरकार जलावन का व्यवस्था कर देती है आग सेकने के लिए। 0 डिग्री पर तो पानी बर्फ बन जाएगा। ब्रोमीन ये द्रव है, द्रव के रूप में उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि 0 से नीचे तापक्रम -7 डिग्री 7 डिग्री सी जाएंगे तो इसी तापमान पर ब्रोमीन पिघलता है। इसका मतलब हुआ -7 से कम क्या होगा, -8, इससे कम -9 होता है ना। नंबर सिस्टम में पढ़ाए हैं, 0 के पहले पीछे की ओर जाओ तो निगेटिव संख्या, नकारात्मक, ये ऋणात्मक संख्या मिलता है। और कोई भी संख्या अपने पीछे वाले संख्या से बड़ी होती है। 2 बड़ा है 1 से, क्योंकि 2 आगे है 1 पीछे है। तो -7 डिग्री सेल्सियस के पीछे -8 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हुआ ब्रोमीन -7 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर, यानी -8 डिग्री सेल्सियस रहे, -9 डिग्री सेल्सियस रहे, इस स्थिति में ठोस रहेगा। और मान लो ब्रोमीन का तापक्रम है अभी -10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब वह ठोस है कि द्रव के रूप में है, बोलो तो। ब्रोमीन का यह भी ठोस। इससे अधिक है तुमको -9 डिग्री सेल्सियस, इससे अधिक है -8 डिग्री सेल्सियस, इससे अधिक है -7 डिग्री सेल्सियस, यानी कम तापक्रम हुआ ये। -7 डिग्री से कम पर ब्रोमीन ठोस रहेगा और इसको गर्म करेंगे। जब तापक्रम बढ़ते बढ़ते -7 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो वह द्रव का रूप धारण कर लेगा। और गर्म करते जाएंगे तो धीरे धीरे -6, -5, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, और इस तरह 60 डिग्री सेल्सियस तक ब्रोमीन को गर्म किया जाए तो ये वाष्प का रूप धारण कर लेगा। अब खौलने लगेगा, खौल करके वाष्प बनेगा। इसलिए धातु व धातु में पढ़ेंगे ब्रोमीन द्रव की अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह -7 डिग्री सेल्सियस से पहले के तापक्रम पर वह ठोस रहता है। इसका अर्थ समझा? इसी तरह इसका भी ढंग से सुनते जाओ। ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के रूप में, सांस के रूप में लेते हैं ना। ठोस है कि द्रव है कि गैस है, बोलो। गैस है। तो ऑक्सीजन हवा में मिला हुआ है, हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में हवा में है। हम लोग श्वसन के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन को देखो 0 डिग्री से आगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह 0 से पीछे -1 डिग्री, -2 डिग्री होगा ना। होते होते तो -229 डिग्री सेल्सियस पर आओगे तो इस तापक्रम पर ये द्रव की अवस्था में रहता है। यानी ऑक्सीजन गैस को अगर हम ठंडा करते जाएंगे, ठंडा करेंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगा।
लगातार ठंडा करेंगे। जब इसका तापक्रम 0 डिग्री से नीचे आने लगेगा, होते होते -229 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस द्रव के रूप में बदल जाएगा। और इससे पीछे क्या होगा, -230 डिग्री सेल्सियस कम होगा ना, इससे कम -231 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ऑक्सीजन का -230 डिग्री सेल्सियस पर ठोस के रूप में वह रहेगा जी। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापक्रम पर कोई ठोस पिघल जाए, इसका मतलब ये द्रव का रूप धारण कर ले यानी पिघल जाए, तो ऑक्सीजन जो गैस के रूप में है -229 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस पिघलने लगेगा और द्रव का रूप धारण करने लगेगा। इसका मतलब द्रव के रूप में -229 डिग्री सेल्सियस पर है, पिघलता है, तो इसका मतलब इससे कम तापक्रम पर वह ठोस के रूप में रहता होगा। तो समझिए इसको। फिर -229 से तापक्रम को बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे। ऑक्सीजन जो द्रव के रूप में है, गर्म करते करते माइनस में 183 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा, तो ये खौलने लगेगा, मतलब घटेगा, -229 नहीं बढ़ेगा। ये द्रव के रूप में है और ये क्वथनांक है -183 डिग्री सेल्सियस, तो ये गैस के रूप में बदलने लगेगा खौल कर, यानी -182 डिग्री सेल्सियस तक ये गैस का रूप धारण कर लेगा। इसका अर्थ ये हुआ। ग्रेफाइट, इसका उपयोग बोलो, जल्दी बोलो। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है, काला काला बीच वाला। ये कार्बन का प्रूफ है, पढ़ाएंगे कार्बन चैप्टर में। देखो, ये इसका द्रव्यमान कितना है, 35 से 50 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको कितना, देखो सबसे अधिक है इसमें 35 से 50 डिग्री सेल्सियस पर ग्रेफाइट द्रव का रूप धारण करेगा और 48 से 27 डिग्री सेल्सियस पर वो द्रव गैस का रूप धारण करेगा। इसमें एक दो क्वेश्चन मौखिक ही बतला देते हैं। अब तुम लोगों से ये पूछा जाए, सोना के बर्तन में लोहा को पिघलाया जा सकता है, बोलो क्यों नहीं? क्योंकि सोना द्रव का रूप धारण करेगा। द्रव्यनांक मेल्टिंग पॉइंट है 1064 डिग्री सेल्सियस, लोहा का है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो सोना के बर्तन में हम लोहा को द्रव के रूप में नहीं बदल सकते हैं गर्म करके, क्योंकि सोना 1064 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का रूप धारण करेगा और इस तापक्रम से बहुत अधिक तापक्रम है ये लोहा का, ये द्रव्यनांक मेल्टिंग पॉइंट। तो सोना ऑलरेडी पिघल करके गिर जाएगा, तो लोहा इस पर कैसे टिके? पूरा का सारांश से समझ गया। कॉपर के बर्तन में ध्यान दो, कॉपर तांबे के बर्तन में 1083 डिग्री सेल्सियस, चांदी को गर्म करके पिघलाया जा सकता है, लेकिन चांदी के बर्तन में द्रव्यनांक कम होने के कारण और कॉपर का अधिक होने के कारण सिल्वर यानी चांदी के बर्तन में हम कॉपर को नहीं पिघला सकते, है ना ऐसी बात। तो ये सोनार सब जो आभूषण बनाता है, तो सोना को पिघलाता है, पिघला करके बनाता है ना। जिस बर्तन में पिघला करके आभूषण बनाता होगा, उस बर्तन का द्रव्यनांक 1064 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता होगा, यानी लोहा के बर्तन में पिघला सकता है। क्या फिर कॉपर के बर्तन में भी सोने को पिघलाया जा सकता है? सोना से थोड़ा अधिक है, उसका 19 डिग्री सेल्सियस कॉपर का अधिक है। तो इन बातों को तू लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समझ गया ना, जो चिन्ह मार दिए हैं, इसको याद रखना है। और नेक्स्ट पार्ट में आगे का टॉपिक